Next is your valence bond theory. Valence bond व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? आप लोगों को काम दिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ के आना। बताइए व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? साहिल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और जब NS और N-1D की जो एनर्जी लेवल सेम होती है तो हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। बेसिकली आपको वैलेंस बॉन्ड से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस कंपाउंड की, दूसरा उसकी ज्योमेट्री पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, कौन सी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लगती है, और ज्योमेट्री में आपको लगता है स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन। ये सारी अगर इंफॉर्मेशन आपको जाननी है जो आपको वर्नर थ्योरी से नहीं मिली थी, वो सारे क्वेश्चन जो वर्नर थ्योरी में अराइज हुए थे जिसके बारे में वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो एक्सप्लेनेशन किसने दे दी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। यहाँ पे आपने जो +1 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी फॉर द कोवेलेंट केसेस, क्या पढ़ा था कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है थ्रू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ओवरलैप करते हैं दूसरे वाले एटम के साथ और क्या बना देते हैं? एक मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसमें होता क्या है, उसके ऑर्बिटल और उसके ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या है? डिफरेंट होती है। मान लीजिए कोई आपके पास मेटल है, उसके पास s भी है, p भी है, d भी है, तीनों के तीनों ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तीनों ऑर्बिटल की अपनी अपनी डिफरेंट एनर्जी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बोला गया कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को पहले कंबाइन कर दो, एक नई एनर्जी बन जाएगी। अगर मान लीजिए ये तीन है, अब इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। जब इन तीनों को एक टीम में कंबाइन कर देंगे तो इन तीनों की एनर्जी कंबाइन हो जाएगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे किसी और के साथ बॉन्ड बनाने में। तो क्या है, यहाँ पे एक नया हाइब्रिड बनता है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी कंबाइन होकर एक न्यू हाइब्रिड की फॉर्मेशन करता है, और वो हाइब्रिड जो है वो फर्दर जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। सेम थ्योरी सेम कंसेप्ट आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक सेंट्रल एटम और लिगेंड्स, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। अब इस केस में ये होता है कि सेंट्रल एटम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? लिगेंड से। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ लिगेंड्स जो है मेटल को देगा और मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जो कोवेलेंट केसेस में बात करी थी तो वहां पे क्या होती थी? म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब इसका अपना इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? लिगेंड्स के होंगे। तो लिगेंड्स जितने होंगे उतने ही उसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल CONH3 6, अब इसमें सेंट्रल एटम क्या है? कोबाल्ट। इसके पास कितने लिगेंड्स आ रहे हैं? 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। तो कोबाल्ट के पास 6 कमरे खाली होने चाहिए ताकि वो 6 अमोनिया को अपने पास रख सके। तो मतलब इसके लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, कितने बॉक्सेस चाहिए? जो ऑर्बिटल होते हैं 6 बॉक्सेस। वो 6 बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया ऑर्बिट बनाएंगे। वो ऑर्बिट होगा 6 मॉलिक्यूल्स का, और वो 6 अमोनिया वहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? दे देगा। उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपके घर में आ गए गेस्ट, आप लोगों के अपने अपने रूम्स हैं, पेरेंट्स के अपने रूम्स है, और आपके ब्रदर सिस्टर के अपने रूम्स होंगे। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? आप दोनों भाई बहनों या बहन बहन को एक रूम में कर देते हैं कि आप दोनों शेयरिंग कर लो एक रूम को और दूसरे रूम को खाली कर दो फॉर द गेस्ट। यही होता है। सिमिलरली केस यहाँ पे भी यही होता है। अब कोबाल्ट है, हर एक कमरे में इसके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अपने अपने कमरे में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स कर रहे हैं। अब इसके पास आ रहे हैं अमोनिया, इसके पास गेस्ट कौन आ रहा है? अमोनिया। अब इसको स्टेबल बनने के लिए अमोनिया को तो वो एक्सेप्ट करेगा ही। अब उसके घर में कोई आ रहा है तो वो तो है नहीं कि दरवाजा बंद कर देगा तू जा। आप लोग ऐसे करते हो? नहीं करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। सिमिलरली सेम इसमें होगा। जब इसके पास ये 6 लिगेंड्स आ रहे हैं
तो जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रूम्स में बैठे हुए हैं, ये उनको क्या करेगा, उनके रूम्स को खाली कर देगा और उनको शिफ्ट कर देगा किसी और के पास। अगर जहां पे सिंगल है वहां आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पेयरिंग होगी और बाकी रूम्स क्या है वो खाली हो गए। तो वैसे ही वो जो रूम्स खाली हो गए वो रूम्स किसको दे देगा, वो अमोनिया को। यहाँ पे रूम्स की बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की। यहाँ पे इनके अपने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस के अपने हैं, पी के अपने हैं, डी के अपने हैं। एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1। पी के पास कितने होते हैं, 3 एंड डी के पास कितने होते हैं, 5। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एस वाले अपने ऑर्बिटल्स में होंगे, पी वाले अपने में होंगे और डी वाले अपने में होंगे। जब इनके पास एक्स्ट्रा लिगेंड्स आएंगे तो ये उन कमरों को खाली करने के लिए शिफ्ट कर देंगे। इसके लिगेंड्स वापस अपने अपने शेयरिंग हो गए और जो बाकी रूम्स बचे वो कौन अटैक करेगा, अमोनिया। तो लिखिए इसके अंदर द मेन assumptions of valence bond theory. Number 1, the central atom in a complex makes available of number of empty orbital for the formation of numbers of empty orbital for the formation of bond with suitable ligands. तो पहला क्या बोलता है कि सेंट्रल एटम के अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जहां पे आपके लिगेंड्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे। लिगेंड्स अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा उनके बीच में, स्टेबल बॉन्ड। नंबर 2, द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल made available for this purpose is equals to the coordination number of central atom. Coordination number of central atom. अब दूसरा assumption क्या बोलता है, इतने ही कमरे खाली करने हैं जितने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, किसी सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, एक्स की वैल्यू जो निकाल रहे हो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उतना इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब इसके पास कितने लिगेंड्स हैं, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। तो इसको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6। तो इस दूसरा असम्पशन ये बोलता है कि जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए और ना उससे ज्यादा होने चाहिए। नंबर 3, the appropriate atomic orbital, that is S, P and D, the appropriate atomic orbital that is S, P and D of the metal hybridize to give a set of equivalent orbital of definite geometry, that is square planar equivalent orbital of definite geometry, that is square planar, tetrahedral, octahedral and so on. अब थर्ड आपको क्या बोलता है कि अपने अपने एटम के अपने अपने ऑर्बिटल होंगे, उन डिफरेंट ऑर्बिटल को कंबाइन करके क्या बनाना है, एक नया ऑर्बिटल बनाना है। और जो नया ऑर्बिटल है वो आपको बताएगा कि उस एटॉमिक ऑर्बिटल की, उस मॉलिक्यूल की कौन सी ज्योमेट्री होगी, क्या वो टेट्राहेड्रल होगा, क्या वो ऑक्टाहेड्रल होगा या वो
स्क्वायर प्लेनर होगा। उसकी ज्योमेट्री कहां से पता चलेगी? उनका जो नया ऑर्बिट बना है उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। नंबर 4, द d orbital in the hybridization, the d orbital in the hybridization may be either inner d orbital, that is may be either inner d orbital, that is n minus 1d orbital, n minus 1d orbital or outer orbital, अब ये फोर्थ पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये बोल रहा है कि आपकी जब हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो इनर डी भी इन्वॉल्व हो सकता है या तो आउटर डी भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये इनर डी क्या है? व्हाट इज इनर डी? मान लीजिए आपके पास जो भी ऑर्बिटल है उसकी n की वैल्यू 4 है। कोई ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4 नंबर 4 शेल पे, तो नंबर 4 पे प्रेजेंट है n माइनस 1। कितना हुआ? n माइनस 1 3। मतलब जो ऑर्बिटल इनर डी होगा वो कौन से शेल का होगा? थर्ड वाले का। प्रिंसिपल नंबर 3 जिसका होगा उसका डी ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर डी कौन सा होगा इसमें? जितनी n की वैल्यू है डेट इज 4d। अब इन्वॉल्वमेंट दोनों डी की हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा लिगेंड अटैक कर रहा है, वीक कर रहा है या स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर वीक लिगेंड अटैक कर रहे हैं आपके तो इनर डी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अगर वीक जो है वो इन्वॉल्व करते हैं आपके आउटर डी को, और अगर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? इनर डी ऑर्बिटल्स की। नंबर 4, फिफ्थ पॉइंट, each ligand has at least one orbital containing lone pair of electrons. Each ligand has at least one orbital containing lone pair of electrons. अब ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो लिगेंड्स अटैच कर रहे हैं, हर एक लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? अपना एक ऐसा ऑर्बिट होना चाहिए जहां पे कौन रहेगा? लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है? व्हाट इज लोन पेयर? एक होते हैं लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। व्हाट इज लोन पेयर एंड व्हाट इज बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर का तो आप नाम से पता लगा रहे हो कि जो बॉन्ड बना रहा है, दैट इज बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, दैट आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट आर लोन पेयर्स देन? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल नहीं होती उनके बीच, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मतलब लिगेंड के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो लोन पेयर होंगे उसके पास, तभी वो अपने सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अगर मान लीजिए ये आपकी है लोन एक लिगेंड और ये सेंट्रल एटम, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग तभी होगी जब इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इसमें आपने यही पढ़ा था कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल एटम को और उसके बाद क्या बनती है उनके बीच में? बॉन्ड। अगर लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो इसमें ये बोला गया है कि जो लिगेंड अटैक करेंगे उनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। एक ऑर्बिट अपना प्रेजेंट होगा जहां पे कौन रहेगा? उनके लोन पेयर। अब वो लोन पेयर अटैक करेंगे आपके मेटल के साथ, मेटल के साथ अटैक करके ओवरलैप करके क्या बना देंगे? बॉन्ड। ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है पता, या तुम लोग सुन नहीं रहे हो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द एम्प्टी ऑर्बिटल of metal ion, the empty orbital of metal ions overlap with the filled orbital
of the ligands to form metal ligand, the empty orbital of a metal ion overlap with the filled orbital of the ligands to form metal ligand coordinate covalent bond. Metal ligand coordinate covalent bond. नेक्स्ट इज एग्जांपल्स. अब कैसे इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कैसे इसकी ज्योमेट्री निकलती है और कैसे इसका मैग्नेटिक नेचर निकलता है वो आप करोगे. अब एक एग्जांपल मैं करवाऊंगी, नेक्स्ट करोगे आप लोग खुद. लिखिए Cr NH3 6 with 3 positive. What is central atom in this compound? क्रोमियम. तो बात करते हैं क्रोमियम की. एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का? 24. What is the electronic configuration of chromium? Argon 3d5 4s1. अब इसकी चेक करनी है क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. इधर फाइंड आउट द एक्स वैल्यू. कौन से स्टेट में प्रेजेंट है इस कंपाउंड में? क्रोमियम 3. तो क्रोमियम इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? रिमूव करने हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? आर्गन 3d3. अब जो 3 कमरे खाली हुए हैं वहां पे इसके अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ये आगे यहां तक लग गया पता. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? आपने बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम्स. इनके एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने हैं. फर्स्ट आएगा क्रोमियम. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन सा है? डी है, एस है. कौन सा डी है? 3d एंड 4s. डी के पास कितने कमरे हैं? 5. बन गए 5. एस के पास कितने? 1. और पी के पास कितने होते हैं? 3. तो ये आ गया 3d का, ये आ गया 4s का, ये आ गया 4p का. अब क्रोमियम जब नॉर्मल स्टेट में है तो इसके इलेक्ट्रॉन डी में कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, डी में कितने हैं? 5. हर एक रूम में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो. दे दे इसके 5 इसको. एस में कितने हैं? 1. इधर भी दे दिया. नेक्स्ट बात करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +3 पे. तो क्रोमियम इन 3 अब जब +3 में पहुंच गया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? डी ऑर्बिटल में 3, बाकी इसके एस में और पी में क्या है? खाली है. अब कितने अमोनिया अटैक करेंगे इसके पास? 6. तो हमें कितने बॉक्सेस खाली चाहिए? 6. काउंट करो कितने है इसके पास? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अवेलेबल है. अब इसको कोई रूम खाली करने की जरूरत नहीं है. तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. ये सिंगल सिंगल अपने ही रूम में रहेंगे क्योंकि 6 चाहिए थे, 6 इनको खाली मिल गए. अब क्या होगा? ये 6 अमोनिया आके अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? यहां पे ओवरलैप करेंगे. देन इट विल फॉर्म Cr NH3 3 पॉजिटिव यहां पे अमोनिया में अटैक कौन करेगा? यहां पे अमोनिया में अटैक कौन करेगा मेटल के साथ? NH3 में जब बॉन्ड बनाते हो तो कौन बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. जो वो 2 लोन पेयर है, हर एक नाइट्रोजन वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इन बॉक्सेस में. तो फिल कर दो.
पेज में बना रही हूँ। इधर क्लास ये आगे दो दो इलेक्ट्रॉन किसके? अमोनिया के। हाँ जी, अब बताइए कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए? डी के 2, एस का 1 एंड पी के 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? D2sp3। ये आ गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी इस थ्योरी से और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही थी आपको? जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर। D2sp3, 2 + 1 + 3 टोटल 6। तो कौन सी ज्योमेट्री होती है 6 के लिए? ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी बात करते हैं नेचर की। क्या ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? व्हाट इज डाया एंड व्हाट इज पैरा? पहले मुझे ये बताइए, डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? और डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। फाइंड आउट करने के लिए अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो कौन सा होता है? पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, हर एक के पास 2-2 है, तो कौन सा होता है? डायामैग्नेटिक। अब यहां बात करो, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो कौन सा नेचर हुआ? पैरामैग्नेटिक। तो ये आ गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट कंपाउंड इज CONH36। अब इसका नेचर क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, पोजीशन क्या है, आप लोग बताओगे। फाइंड आउट एंड टेल मी व्हाट इज द ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड nature of the molecule. What is the atomic number of cobalt? 27. Electronic configuration? Argon 3d7, 3d7 4s2। कौन से स्टेट में प्रेजेंट है ये? X की वैल्यू +3। तो 3 में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे? रिमूव। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 3d6। अब करिए इनके फिलिंग। कीर्ति अपना करो। हाँ जी, तो अगर पहले सिंगल पेयर करते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो पेयरिंग शुरू हो जाती है। पहले सिंगल सिंगल दे दो, बाकी इलेक्ट्रॉन बचे उनको पेयर कर दो। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। इसका नेचर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन गौरव बताएगा। गौरव, फाइंड आउट एंड टेल मी द नेचर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। खुद का करो।
पास 7, 1 2 3 4 5 दे दी सिंगल सिंगल, बचे कितने 2, 6 और 7। पेयरिंग पीछे से नहीं होती, स्टार्टिंग से होती है। डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने बने होते हैं बॉक्सेस फर्स्ट वाले में, 7 है वो। बोर्ड में देख कितने बने हैं, 5, तो 3 कहां से बना लिए। वो पेयरिंग हो जाएगी इनकी। जब आप लोग यहाँ पे फिलिंग कर रहे हो, जैसे आपने ये फिलिंग की, इसके पास 5 थे तो पांचों एक एक आ गए। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके पास तो यहाँ से पेयरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहने की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं उनको पेयरिंग कर दो इनकी। गौरव कैलकुलेट हुआ, हो गया। अंशुल, हाँ जी, अमोनिया के कितने 6 बॉक्सेस, कितने खाली चाहिए मतलब आपको 6। तो देखिए अगर 6 बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या बोला था, एडजस्टमेंट करवा दो उसके लिगेंड्स की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या होगी, जो खाली खाली है उनको पेयरिंग कर दो, 2 कमरे खाली हो जाएंगे और बन गए 6 आपके पास। रुक जाओ, क्या है CO NH3 6 3 पॉजिटिव। पहला स्टेप पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्टेप भी पता चल गया कौन से स्टेट में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी। बताइए मुझे, एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2। अब कौन सी स्टेट में है ये, थर्ड में, आर्गन 3d6। अब हमने क्या करना है, इनकी फिलिंग करनी है अपने अपने ऑर्बिटल्स में। सबसे पहले कोबाल्ट निकालो, जो इसका नेचर निकालो। फिर ये आपका 3d, ये आ गया 4s 4p। सबसे पहले कोबाल्ट के पास 3d में कितने हैं 7, पहले सिंगली फिल 5 दे दिए, बचे कितने। अब क्या करना है, पेयरिंग कर देनी है। कंप्लीट हो गए 7, इसके 7 कंप्लीट। एस में कितने हैं 2, इसको अपने 2 दे दो। होगी यहां तक बात। दूसरी बात निकालनी है आपने थर्ड स्टेट पे, D2sp3 नेचर डायमैग्नेटिक एंड ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात है, अब कितने हैं इसके पास, डी में 6 हो गए 6। अब अटैक कितने लिगेंड कर रहे हैं, कितने लिगेंड अटैक कर रहे हैं इसके साथ बेटा, 6 अमोनिया है, मतलब आपको 6 बॉक्सेस खाली चाहिए। कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4, मतलब 2 और चाहिए। तो अगर आपके घर में जब गेस्ट आ जाते हैं, जब 2 कमरे कम पड़ जाए तो क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को एक साथ कर देते हैं, यहाँ पे भी एक साथ कर दो। इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो, ये इसको दे दो, 2 कमरे खाली हो गए। तो आपके पास क्या बना, 5। ये बनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गए कमरे खाली 2, 4 अपने पड़े हैं, 2 एक्स्ट्रा खाली हो गए 6 अमोनिया को यहाँ अटैक कर दो। अब निकालो इसकी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन।
नेक्स्ट तू करेगा। तो बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन आई, 2D के 1S का एंड 3PK, तो क्या बन गई D2sp3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब बात कर रहे थे हम उसके नेचर की, तो अब इसमें सारे के सारे 2 प्रेजेंट है, मतलब सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कौन सा हो गया, डायमैग्नेटिक। अब लग गया पता कैसे कैलकुलेट करने हैं, एक और लिखो। हाँ ये फिल करने हैं, दो दो। नेक्स्ट लिखो COCl4, वो फॉर्मूला अगर आपको ये चीजें नहीं कैलकुलेट करनी है, डायरेक्टली अगर वन वर्ड में जैसे आपको आएगा फाइंड आउट द नेचर, तो आप उस फॉर्मूला को यूज करके उधर वैल्यू पुट करो, वहां से भी नेचर आ जाएगा, तो वहां से भी लग जाएगा पता डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट लिखो COCl4, COCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव।